दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में होता है। 11th के सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में है, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उसके सिलेबस में है, जो बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं उसके सिलेबस में है। उसके अलावा जो बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं उनके सिलेबस में है, जो बच्चे बीटेक करते हैं उनके सिलेबस में है, जो बच्चे बीएससी केमिस्ट्री करते हैं उनके सिलेबस में है। और बहुत सारे बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, जिसको क्या कहते हैं सब्सिडी एज ए सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखना पड़ता है, तो वहाँ पर भी है। उसके अलावा वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि जैम है, उसके अलावा गेट है, नेट है, जेआरएफ है। उसके अलावा जो यूपीएससी आईएएस की जो तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर तो बिल्कुल 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है। प्लस जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी 6 से लेकर के 12 तक सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो उसमें केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये और इवन के जो बच्चे हमारे पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी करने के टाइम में क्या कहते हैं अलग अलग सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, अलग अलग रिएक्शन करना पड़ता है, तो वहाँ पर सही जानकारी होना जरूरी है। तो केमिस्ट्री के लिए हमारे बच्चों को जो है ना कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा मतलब मुश्किल समझते हैं। मुश्किल उसके लिए है जिसके पास कंसेप्ट नहीं है। जिन्होंने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लिया, उसके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जो केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर कीजिए। और केमिस्ट्री में जैसे कि केमिस्ट्री में छोटे, जैसे कि एक घर जो बनता है छोटे छोटे ईंट से मिलकर के बनता है, तो वही केमिस्ट्री में छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलकर के पूरा केमिस्ट्री बना हुआ है। अलग अलग एलिमेंट है, एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से सारा चीज़ बनता है। तो अगर केमिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए, तो पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स पूरा केमिस्ट्री से है। अगर हमारा बॉडी का कंस्टिट्यूएंट अगर देखें, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पूरा केमिकल कंपोनेंट है। जो हम खाते हैं वो भी केमिकल कंपोनेंट है। जो हम क्या कहते हैं कपड़ा को रंग करने के लिए डाइस का यूज़ करते हैं, वो भी केमिकल कंपोनेंट है। जो दवाई हम लोग खाते हैं वो भी केमिकल कंपोनेंट है। जो हम क्या कहते हैं प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो भी केमिकल कंपोनेंट है। जो हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग चीज़ों में जो कलर का यूज़ करते हैं वो भी केमिकल कंपोनेंट है। तो हर जगह केमिकल कंपोनेंट है। इवन के जो हमारा क्या कहते हैं जो आज के टाइम में केमिस्ट्री के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। और जितना भी सेमीकंडक्टर्स हैं, वो सेमीकंडक्टर्स क्या है, वो मेटल होता है। मेटल वो केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो किसी ने कहा था कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय द केमिकल कंपोनेंट। जी बिल्कुल, मतलब हमारा जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, डाइजेशन हो या फिर जितना भी हो, सारा केमिकल रिएक्शंस ही है। तो केमिस्ट्री के बारे में वैसे भी सारे लोगों को जानने की ज़रूरत है। और डेली यूज़ में भी केमिस्ट्री का बहुत यूज़ है। क्या कहते हैं जानकारी होने से हम क्या कहते हैं मतलब चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो अब हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में सारे बच्चों को जानने की ज़रूरत है। तो कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जनरली सोल्यूट का अमाउंट जो होता है कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना परसेंट है, इस चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का कई टाइप्स हैं, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद है स्ट्रेंथ, उसके बाद है पीपीएम, उसके अलावा मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद नॉर्मेलिटी। ये सारे जो है ना टर्म्स हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि सॉल्यूशन में दो चीज़ है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और किसी भी चीज़ का 3 स्टेट होता है, तो सोल्यूट का भी 3 स्टेट हो जाएगा और सॉल्वेंट का भी 3 स्टेट हो जाएगा। तो टोटल 9 टाइप के क्या कहते हैं सॉल्यूशन होंगे। तो 9 टाइप के सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉलिड इन सॉलिड के लिए जो एलवाइज हैं, जितने भी एलवाइज हैं सारे सॉलिड इन सॉलिड होता है। जैसे ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, गन मेटल है, ड्यूरालुमिन है, ये सारे क्या होते हैं क्या कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड सॉल्ट, उसके बाद एमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। उसके बाद है गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है आपका डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स या हाइड्रोजन इन पैलेडियम। उसके बाद है सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है बहुत सारे सॉल्ट जो है ना क्या कहते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं, ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व होता है, शरबत, रूह अफ़ज़ा सबको इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। या यूरिया सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन, ये सारे क्या है सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है। उसके बाद है लिक्विड इन लिक्विड में है जैसे कि मिथेनॉल है वाटर में डिजोल्व करते हैं, या इथेनॉल है वाटर में डिजोल्व होता है, ये सारे लिक्विड इन लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद गैस इन लिक्विड में एरिएटेड ड्रिंक्स, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वाटर के वो उसमें डिजोल्व होता है। उसके अलावा जो वाटर ऑक्सीजन जो है वाटर में डिजोल्व होता है, जिसके वजह से जो हमारा एक्वेटिक लाइफ है, मछली है या बहुत सारे प्लांट है जो उसे अपना लाइफ को
रिस्पिरेशन के लिए काम आता है। उसके बाद है सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है आयोडीन वेपर इन एयर या कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। उसके बाद है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है ह्यूमिडिटी इन एयर, आजकल ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस। उसके बाद गैस इन गैस। गैस इन गैस का एग्जांपल है आपका जितना भी एयर है, एयर में क्या ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, अलग अलग गैसेस होता है, ये एग्जांपल है। तो इस तरह से टोटल 9 टाइप के सोल्यूशन है। तो 9 टाइप के सोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो है लिक्विड सोल्यूशन है। लिक्विड सोल्यूशन में जनरली हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। तो हम लोग डेली यूज़ में हर कोई खाना बनाते हैं, खाना में नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद वो क्या कहते हैं, अगर नमक अगर ज़्यादा हो जाएगा, नमक का कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो खाना का मज़ा ख़राब हो जाता है। और एक चीज़ जो हम लोग सॉल्यूशन के तौर पर जो मिनरल्स को हम लोग लेते हैं, हमारे कुछ एसेंशियल मिनरल्स ज़रूरी है बॉडी के ग्रोथ के लिए, उसके डिफिशियंसी की वजह से सारा डिजीज़ हो जाता है। और क्या कहते हैं, और कभी कभी बहुत सारे जो केमिकल कंपोनेंट है, बहुत सारे मेटल है, अगर वो एक्सेस में अगर हो जाए तो उससे हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो परमिसिबल अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, परमिसिबल अमाउंट एक्सेप्टेड है। तो इन सारी चीज़ों को, या फिर जो हम लोग शरबत पीते हैं तो शरबत में चीनी का बनाते हैं, जो रूह अफ़ज़ा होता है, अगर उसमें शक्कर अगर ज़्यादा हो गया तो फिर भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, फिर अगर कम अगर मीठा है तो भी मतलब ठीक नहीं होगा। तो उसका तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो लैब में जो करते हैं, NaOH का सोल्यूशन बनाते हैं, KOH का सोल्यूशन बनाते हैं, या अलग अलग सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाते हैं, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना जरूरी है, क्योंकि सोल्यूशन अगर अच्छे से बनाइएगा तो एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से होगा। उसके अलावा कैलकुलेशन भी सब किसी को अच्छे से आना चाहिए। तो उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड का भी जो है, जो क्या कहते हैं, जैसे कि H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करके H2SO4 सोल्यूशन बनाते हैं, तो उनमें भी अच्छे से उसको देखने की ज़रूरत है। बाकी गैस इन लिक्विड, इसमें भी ये है कि गैस इन लिक्विड जैसे ऑक्सीजन तो फ़ायदा करता है, जितना भी एक्वेटिक लाइफ है जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होने की वजह से होता है। लेकिन एक नुकसान ये है कि जो थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, थर्मल पावर कॉरपोरेशन में जो क्या कहते हैं, जो NTPC है या इसमें है, जो क्या कहते हैं बॉयलर जो होता है, बॉयलर में अगर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो बॉयलर में कोरोजन होगा। तो इसलिए वहाँ पर भी ऑक्सीजन के कंसनट्रेशन को क्या कहते हैं मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा जो वाटर में हम लोग क्लोरीन गैस को मिलाते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट, जर्म्स को या बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो क्लोरीन का भी परमिसिबल अमाउंट एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा या कम भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हर जगह हम लोगों को ये क्या कहते हैं सोल्यूशन से दो चार होना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग खाने में, पानी में। और वाटर में कंटामिनेशन जो आता है वाटर का जो है इसी वजह से आता है। और वो ये जानना जरूरी है, क्योंकि वाटर में अगर कंटामिनेशन अगर ज़्यादा अगर हो गया, कोई अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया, और देखते भी होंगे वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को निकालना और क्या कहते हैं इसको प्यूरीफाई करना, वाटर को प्यूरिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और पहले से भी रहा है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में प्योर वाटर का है, अलग अलग कंट्रीज़ में है, हर जगह है, लेकिन आज के टाइम में भी प्योर वाटर जो है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और पूरी दुनिया जो है ना प्योर वाटर के लिए बहुत सारा काम कर रही है। और तो इसलिए यहाँ पर कंसनट्रेशन के लिए तो आपको क्या कहते हैं जो ये है, तो कंसनट्रेशन निकालने के लिए जो आप कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, और बहुत जगह लिखा हुआ भी रहता है, कभी आप दवाई के शॉप में जाते हैं तो दवाई का कंपोजिशन में लिखा हुआ रहता है W/W परसेंटेज, क्या W/V परसेंटेज या V/V परसेंटेज। तो ये सब भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो ये इन सारी चीज़ों की जानकारी तो स्टूडेंट को तो है पर्टिकुलरली, लेकिन आम लोग भी इस चीज़ को अगर जानते हैं, समझते हैं, तो थोड़ा सा एक नॉलेज में बढ़ावा होगा, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो कंसनट्रेशन जो मैं पहले बताया कि मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज को उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W/W परसेंटेज। आप देखे भी होंगे बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, खासतौर से जो दवाई की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर दवाई का जो क्या कहते हैं खरीदते हैं, तो उसका इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है, तो W/W दिया हुआ रहता है। तो मास परसेंटेज को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर जेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और बाकी इस पर बेस्ड कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसको ये करने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम भी करना है साथ साथ। तो यहाँ पर तो मैं अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड या कोई बोर्ड का, तो बोर्ड में भी प्रॉब्लम करूँगा, लेकिन अभी आप लोग ऐसा कीजिए, पेन और कॉपी निकालिए, उससे ये कर सकते हैं। मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ NaCl इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ये है, तो आप इसको देखिए, आपका क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 2 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा आपका 2 + 18 20 ग्राम। इस बात को ध्यान रखना है बच्चे कि आपका सोल्यूशन का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा।
तो आपको निकालना मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज हो जाएगा 2/20 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा कितना 10%, 10% हो गया। तो ये चीज़ हो गया, इस तरह से निकाल लीजिए। और आपको अगर दिया हुआ है उसका उल्टा भी समझना है, जैसे कि 10% HCl सोल्यूशन, तो 10% HCl सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ऐसे भी समझना है। या 10% NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। या क्या कहते हैं 20% NaCl सोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा जो है आपका प्रॉब्लम जो है आपका, अगर एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेंसिटी इक्वल टू है होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपका वॉल्यूम में दिया हुआ है तो आप उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर क्या कहते हैं मास दिया हुआ है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं डेंसिटी। तो एक प्रॉब्लम है दूसरा कि 15 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.96 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके मास ऑफ सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा 100 इंटू 0.96, तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब उसके बाद फॉर्मूला में सेट कर देना है, मास परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया 15 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 15.6%। उसके बाद है आपका क्या कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला अगर लिखेंगे आप लोग को वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तो इसको फिर अब न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोग पेन निकाल सकते हैं। कोई एग्जांपल ये है कि 5 ml ऑफ इथेनॉल इज एडेड टू एनफ वाटर टू ऑब्टेन 80 ml ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो सिंपली है कि आपका क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 5 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 80 हो गया, तो वॉल्यूम परसेंटेज कितना 5/80 इंटू 100 12.5। उसके बाद है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए आप डिफाइन करेंगे क्या कि क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/V परसेंटेज। इसको लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इफ 40 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 60 ml ऑफ सोल्यूशन। सिंपल है, तो वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, उसके बाद एक टर्म है हम लोग जनरली यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को डिफिनेशन कहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसके लिए ये होगा, और उसका स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं हम लोग फॉर्मूला जो लिखेंगे स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000, क्योंकि अगर मिलीलीटर में दिया हुआ रहेगा उसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है इंटू 1000। ये फॉर्मूला है आपका। और इसको हम लोग इसका यूनिट होता है ग्राम पर ml। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो सिंपली स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा 10/500 इंटू 1000, यानी 20 मिलीग्राम पर ml। इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। और आप लोगों को इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए, क्योंकि और भी सारा चीज़ है, नॉर्मेलिटी से आपका स्ट्रेंथ में, मोलिडिटी से आपका स्ट्रेंथ में, और स्ट्रेंथ से फिर हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, पर क्या कहते हैं ppm निकाल सकते हैं, एक दूसरे का कैलकुलेशन। इसलिए मतलब कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसके बाद एक ये है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग ppm से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है, जैसे कि बहुत ही लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इसमें अगर होगा तो हम लोग उसको ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ppm से रिप्रेजेंट करने के लिए ppm का डिफिनेशन ये है कि पार्ट्स पर मिलियन इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियंथ, यानी 10⁶ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो
तो इसका फॉर्मूला ppm इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ये बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है। आप लोग देखते भी होंगे कि जैसे कि जो क्या कहते हैं एयर क्लाइमेट के बारे में बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना है और भी अलग अलग गैसेस इतना है, इसके बारे में आता है। तो इस पर बेस भी हम लोग क्या कहते हैं न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 2400 ग्राम सैंपल ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 0.012 ग्राम ऑफ NH3। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 इन सॉल्यूशन एक्सप्रेस एज पार्ट्स पर मिलियन। तो सिंपली ppm इक्वल टू क्या गया मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो हो जाएगा 0.012 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ppm हो जाएगा। तो ये इसके बारे में भी जानना जरूरी है। जनरली ppm के बारे में बोला जाता है, न्यूज़ वगैरह में आप सुनते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ppm हो गया और अलग अलग गैसेस का इतना ppm हो गया। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा हम सोल्यूशन बनाने के लिए जो लैब में हम लोग जो काम करते हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक टर्म है मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और इसको एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल M से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। और आप बाकी वॉल्यूम आपको लेना है क्या कहते हैं लीटर में। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर अगर क्या कहते हैं अलग किसी यूनिट में दिया हुआ है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उस फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू N/V। N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और V क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, आपको मोलरिटी आप लोग निकाल सकते हैं। आप एग्जाम्पल करके देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर सोल्यूशन। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो यहाँ पर सिंपली मतलब वॉल्यूम तो लीटर में दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, NaCl का मास में दिया हुआ है तो उसको क्या कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, मास ऑफ NaCl 10 ग्राम है, तो 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है 58.5, तो 10 डिवाइडेड बाई 58.5 तो हो जाएगा 0.17। तो आपका ये होगा। और मोलरिटी अगर निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स 0.17 और वॉल्यूम आपको 2 लीटर दिया हुआ है 0.17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 0.01 मोलर। उसके बाद है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको लीटर में चेंज करेंगे, तो दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा। NaOH ग्राम में दिया हुआ है, 5 ग्राम NaOH को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 450 मिलीलीटर है तो उसको क्या कहते हैं लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि मोलर मास NaOH का 40 होता है तो ये 0.12 हो जाएगा। उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा 450 है, तो क्या कहते हैं 450 डिवाइडेड बाई 1000 0.45। तो आपको क्या करना है ना, क्या मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स 0.012 डिवाइडेड बाई 0.45 इक्वल टू 0.28 मोल। कैपिटल M लिखेंगे या फिर मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या है मोल पर लीटर या कैपिटल M, दो यूनिट भी। ये सब करने के बाद जो है ना मोलरिटी नॉर्मेलिटी सारा चीज़ निकालने के बाद लास्ट में आप लोग यूनिट भी लिखना नहीं भूलिएगा। उसके बाद एक है क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 750 ml। सिंपल, आपको क्या सिल्वर नाइट्रेट का क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो क्या कहते हैं मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 10 ग्राम है, मोलर मास 170 होता है, तो हो जाएगा 0.058। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 750 है तो उसको लीटर में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा लीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.75 हो जाएगा। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू 0.058 डिवाइडेड बाई 0.75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.78 M कैपिटल M या 0.78 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं मोलरिटी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके अलावा और भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों के नॉलेज में क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं बढ़ोतरी होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जहाँ से NCERT है 11th के NCERT से आप लोग क्वेश्चन आप ले सकते हैं। अलग अलग जो है ना क्या कहते हैं जो रेफरेंस बुक है वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आप लोग क्या ले सकते हैं। तो एक क्या कहते हैं क्वेश्चन है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ 250 ml। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और एक मैं आप लोगों को और भी दे रहा हूँ
कि 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजोल्व इन इनफ वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml। इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो हो गया, दिस इज ऑल अबाउट मोलरिटी। उसके बाद है एक होता है, एक टर्म होता है मोलेलिटी। मतलब मोलरिटी क्या होता है, MOLARITY, लेकिन दूसरा टर्म है MOLALITY, मोलेलिटी, और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग स्मॉल m से, और मोलरिटी को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग कैपिटल M से। तो मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, और चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन में लेते थे, यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट में लेंगे। तो सॉल्वेंट, अब इसको फॉर्मूला जो ये करेंगे, क्या कहते हैं, मोलेलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आपको उसको किलोग्राम में लेना है, अगर ग्राम में अगर दिया हुआ रहेगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेस जो किया जाता है कि मास ऑफ सोल्यूट भी है, क्या नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स मास पर डिपेंड करता है, और दूसरा क्या है कि मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास पर ही है। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि और चीज़ वॉल्यूम में इन्वॉल्व होता था, जितना भी सॉल्यूशन का जो बता रहे थे नॉर्मेलिटी परसेंटेज या ppm, तो वॉल्यूम में जो ये होता था, जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम में ये होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर का वॉल्यूम में गहरा रिलेशन होता है। टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर के कम होने पर वॉल्यूम घटेगा, लेकिन मास में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, मोलेलिटी बहुत ही अच्छा है, टेम्परेचर का इसमें इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कहते हैं एसिटिक एसिड हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना होता है 60, 0.04। मास ऑफ बेंजीन 75 क्या कहते हैं ग्राम में है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा 0.075। तो मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कितना 0.04 डिवाइडेड बाई, ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.0 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास 60 होता है पर 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हो जाएगा 3/60 यानी 0.05। और उसके बाद क्या कहते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम ऑफ वाटर आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 250 डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं 1000, तो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, तो इसलिए 0.250, इसलिए मोलेलिटी हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 0.05 डिवाइडेड बाई 0.25, तो इक्वल टू होता है 0.2 m, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये टर्म भी आप लोगों को जानना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक टर्म है, उसमें क्या होता है कि अगर दो कंपोनेंट सिस्टम है, जनरली सॉल्यूशन बाइनरी होता है, कभी कभी 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, तो जनरली जो सॉल्यूशन 2 होता है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो उसको निकालते हैं कि क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ ये होता है कि दो मोल फ्रैक्शन हमेशा किसी 2 अगर सोल्यूशन है तो 2 सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन का ऐड हमेशा 1 होगा। अगर 3 अगर सोल्यूशन है तो तीनों सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन का ये 3 होगा। अगर बाइनरी सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन अगर आप निकाल लिए तो दूसरा सोल्यूशन को 1 माइनस अगर कर देंगे तो उससे भी आपको निकल आएगा। तो उसके लिए जो है आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ऐसा हो गया, क्योंकि आप बाइनरी सिस्टम है तो आए तो फिर अलग अलग दोनों का कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर 1 में से 1 निकाल लीजिए और दूसरे को क्या 1 में से माइनस कर दीजिए, उससे आपको निकल आएगा। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मिक्सचर ऑफ गैसेज वाज फॉर्म बाय कंबाइनिंग 6.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5.6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर? सिंपल है, तो मोल फ्रैक् मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा कि 6.3 प्लस 5.6 11.9। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या कहते हैं नाइट्रोजन अगर निकालेंगे तो 5.6 डिवाइडेड बाई 11.9
उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन को जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 11.9। ऐसे करके अलग अलग भी निकाल सकते हैं, या एक का निकल करके दूसरे से 1 से अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन आपका निकल आएगा। और कभी कभी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अलग से भी दे दिया जाता है, परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, आपको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोलरिटी में दिया हुआ रहेगा, आपको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी में दिया हुआ रहेगा, मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करके। लेकिन ये कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर करने के लिए इतना जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का टर्म है जो हम लोग करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं, नॉर्मेलिटी। इसलिए मैं सबसे लास्ट में नॉर्मेलिटी को रखा हूँ। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग डिफाइन करते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर एक नया टर्म्स आ रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं। तो एन इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे ये करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और मैं आप लोगों को मोलर मास और इक्विवेलेंट में मास में डिफरेंट पता होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, जनरली जो इक्विवेलेंट मास एसिड का होता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, और बेस इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस होता है मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। उसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट होता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं टोटल कैटायनिक चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। उसके बाद एक मोलर क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस होता है कि मोलर मास ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय टोटल कैटायनिक या एराइट चार्ज। उसके अलावा क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, इसको निकालने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वो क्या कहते हैं बैलेंस इक्वेशन लिखना है, और लिखने के बाद ही उसको कर पाइएगा। दूसरा है कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। उसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको होना चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है। इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं पहले क्या कहते हैं ये जैसे कि एसिड बेस बताया था, पहले भी बताया था, तो आप लोगों को इक्विवेलेंट मास ये करना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं आप लोग बिल्कुल आप एक क्वेश्चन है कि एग्जांपल कीजिए आप लोग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हो जाएगा मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। और चूंकि H2SO4 एसिड है उसकी बेसिसिटी 2 होती है, और H2SO4 का मोलर मास कितना 98 होता है, तो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2 49 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाई 49 मतलब 0.1। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, मिलीलीटर को क्या कहते हैं लीटर में चेंज करने के लिए 500 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कहता है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 0.2 नॉर्मल। आप आराम से आपका निकल आएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने से। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.321 ग्राम ऑफ सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट इन इनफ वाटर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ 250 ml। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। दूसरा एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4.2H2O, और इसका बेसिसिटी कितना होगा, उसका बेसिसिटी क्या कहते हैं 2 होगा। क्योंकि अगर आप उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर में तो एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा, एसिडिक हाइड्रोजन कितना होगा 2 होगा। क्योंकि स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए, सारे केमिकल स्पीसीज जो है उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोर्ड का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर होता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन है, और .2H2O का मतलब क्या कहते हैं .2H2O ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो उसका उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से निकलेगा।
तो ऑक्जेलिक एसिड का जो है ना बेसिसिटी कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास 126 होता है, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इसे आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्रिटिकल जो प्रॉब्लम आते हैं खासतौर से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन सीधे नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है। तो आपको इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए कि आपका मोलरिटी दिया हुआ है तो आपको क्या कहते हैं परसेंटेज दिया हुआ है तो उसे नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, और अलग अलग जो दिया हुआ है उसको क्या कहते हैं इसमें चेंज करना है, तो वो आपको आना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों का है कि एक जो कमर्शियली अवेलेबल जो H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, वो सारे कमर्शियली अवेलेबल जो मार्केट में होते हैं वो परसेंटेज में दिया हुआ रहता है। तो परसेंटेज से जो है ना आप लोगों को कन्वर्ट करना है, क्या कहते हैं परसेंटेज से आप लोगों को कन्वर्ट करना है क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी में। और नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो फिर एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में हम लोग नॉर्मेलिटी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। एक होता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन इक्वल होता है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो इस नॉर्मेलिटी को इक्वेशन को हम लोग दो जगह यूज़ करते हैं। टाइट्रेशन में क्या होता है, जनरली टाइट्रेशन इज ए केमिकल प्रोसेस बाय विच वी डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय यूजिंग नोन सॉल्यूशन। तो टाइट्रेशन करने के लिए एक सॉल्यूशन का हम लोग जिसका जनरली हम लोग टाइट्रेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं उसका कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में ही दिया हुआ रहता है, नॉर्मेलिटी ही लेते हैं, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन करने में आसानी होती है नॉर्मेलिटी में। तो उसके लिए जो नॉन सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन पता करना होगा, तो उसके लिए हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बेस है जिसका कंसंट्रेशन पता करना है, तो उसके लिए हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोग N/20 या N/50 एसिड लेंगे और ब्यूरेट में भरेंगे, HCl लेंगे, H2SO4 लेंगे, या कोई ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसिड लेकर उसको टाइट्रेट करेंगे। तो टाइट्रेशन करने के लिए सॉल्यूशन को बनाना मतलब कितना नॉर्मेलिटी का, जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं और हमको क्या कहते हैं N/50 HCl चाहिए, तो लेकिन आपके पास जो है ना कमर्शियली अवेलेबल जो HCl जो है 38% बाई मास होता है, तो ऐसे हालात में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, खासतौर से जो PhD करते हैं, तो PhD में बच्चों को अलग अलग सोल्यूशन बनाना पड़ता है, तो उसके लिए भी लोगों को पता होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे बायोलॉजिकल साइंस में भी करते हैं तो वहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर बच्चे हमारे जो गलती करते हैं, तो गलती करने की वजह से बहुत सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, अच्छा सोल्यूशन नहीं बन पाता है, बना कुछ रहे हैं बन कुछ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो बहुत ही ध्यान से पता कीजिए। आप टाइट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, सोल्यूशन बनाना है, पता चले कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो पूरा टाइट्रेशन ही नहीं हो पाएगा, रिजल्ट ही नहीं आ पाएगा। अब चलिए ठीक है, उसके अलावा जो नया एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में भी अलग अलग कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना पड़ता है, खासतौर से जो लैब में जो काम करते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, मतलब बायोलॉजिस्ट को, बायोकेमिस्ट को भी, और क्या कहते हैं जो उसके अलावा केमिस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों को, तो जब आप रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो अलग अलग इसके लिए तो बहुत ही कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर अलग अलग जो परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे H2SO4 का दिया हुआ रहता है परसेंटेज में, HCl का परसेंटेज में दिया हुआ रहता है, HNO3 का परसेंटेज में दिया हुआ रहता है। तो आपको कैलकुलेट करके सबसे पहले उसका नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा, और नॉर्मेलिटी निकालने के बाद में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो उससे पर्टिकुलर अमाउंट का सोल्यूशन आप बना सकते हैं डिजायर्ड कंसंट्रेशन का। तो मैं बता रहा था कि नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1 V1 इक्वल टू N2 V2 को दो जगह यूज़ कर सकते हैं। एक जगह टाइट्रेशन में, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन करने के बाद आप जब टाइट्रेट करेंगे तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आपके पास निकल आएगा, और जिसका कंसंट्रेशन पता करना है तो वहाँ पर आप लोग N1 V1 इक्वल टू N2 V2 करके जिसका कंसंट्रेशन निकालना होगा उसका हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। जब नॉर्मेलिटी निकल आएगा तो उससे हम लोग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्ट्रेंथ के बाद हम लोग क्या कहते हैं उसको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे अब हम PPM में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन है क्या कहते हैं कमर्शियली अवेलेबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 38% HCl बाई मास, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.19 ग्राम पर ml। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी से आप लोगों को दूसरा सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 लीटर ऑफ 0.2 या N/50। N/50 का मतलब 0.2 या N/20 सॉरी 0.02, N/20 का मतलब 0.05, ठीक है। या यह कह सकते हैं कि N/50 या 0.02 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। तो ये करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसका जो है ना नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए 38% HCl। तो 38% HCl का मतलब क्या हो गया कि 38 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? तो आपको डाटा इससे मिल जाएगा कि क्या कहते हैं मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। उसके अलावा डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी पर बेस्ड हम लोग क्या कर सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं 1.19, तो 84.03 ये मिलीलीटर हुआ। अब फिर इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.0843 लीटर। ये हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि क्या कहते हैं मास ऑफ HCl इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। क्योंकि HCl एसिड है और इसका बेसिसिटी 1 होता है, तो इसका जो है ना मोलर मास भी 36.5 होगा और इक्विवेलेंट मास भी 36.5 होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 36.5 1.04, ये आपका निकल आएगा। तो उसके अलावा नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मतलब क्या हो जाएगा 1.04 डिवाइडेड बाई 0.0843 जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में इक्वल टू हो जाएगा 12.38 मोल क्या कहते हैं एन। नॉर्मेलिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट एन से इतना नॉर्मल सोल्यूशन आपका बन गया। ये तो आपका जो सोल्यूशन परसेंटेज में दिया हुआ था आपने कैलकुलेट करके आप उसका उसमें निकाल लिया। अब वहाँ पर क्या करना है डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करता है जनरली हम लोग पानी लेते हैं थोड़ा सा और क्या कहते हैं एसिड का थोड़ा अमाउंट उसमें क्या कहते हैं डालते हैं। कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाइएगा। तो आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 ml का भी होता है, 100 ml का भी होता है, 1 लीटर का भी होता है, 2.5 का भी होता है। तो वो मार्क किया हुआ रहता है, पोलिटिकल फ्लास्क टाइप का रहता है, उसमें मार्क किया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है N1V1 इक्वल टू N2 V2। तो आपको कह रहा है कि क्या कहते हैं कितना वॉल्यूम चाहिए, यानी कि तो N1 की जगह में 0.02 इंटू V1 लिख लेंगे, वो आपको निकालना है। N2 कितना है आपने निकालने का 12.38 इंटू V2 कितना है 2.5 लीटर। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 लीटर, यानी कि 2.5 लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर देंगे 2500, ये हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 12.38 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 0.02। इस तरह से आपका वॉल्यूम आप निकाल लीजिएगा, ये वॉल्यूम आपको लेना है। ठीक है, तो उसको लेकर के क्या करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं पानी लेना पड़ेगा थोड़ा सा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, मतलब पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा पहले भरना है नीचे से। और उसमें क्या करना है जितना वॉल्यूम आप कैलकुलेट कीजिएगा उस वॉल्यूम का एसिड लेकर के कंसनट्रेट एसिड लेकर के उसमें मिला देना है। फिर और बाद में फिर पानी से मिला करके एक मार्क के ऊपर में दिया हुआ रहता है, मार्क के पानी से भर देना है। ये आपका सोल्यूशन आपको बन जाएगा। अब उस सोल्यूशन से कुछ अमाउंट आप लोगों को क्या कहते हैं ब्यूरेट में भरना है और ब्यूरेट में भरना, और जिसका जो जनरली हम लोग करते हैं जो नॉन सोल्यूशन होता है उसको ब्यूरेट में भरते हैं, जिसका कंसंट्रेशन हम लोग को पता करना पड़ेगा। हम लोग को निकल फ्लास्क में लेकर के हम लोग टाइट्रेट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे NaOH का कंसंट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट है टू एस्टिमेट टू एनालाइज द मिक्सचर ऑफ NaOH के OH इन द गिवन वाटर सैंपल। तो आप करते क्या है कि मतलब कोनिकल फ्लास्क में NaOH के सोल्यूशन को लेते हैं और ब्यूरेट में HCl के सोल्यूशन को लेते हैं। और कोनिकल फ्लास्क में जब NaOH के OH को लिए तो उसमें फिनोलिक इंडिकेटर डाले, कलर क्या हो गया पिंक हो गया, फिर टाइट्रेट किए, टाइट्रेट करने के बाद वो कलर डिसिपल हो जाएगा, तो टाइट्रेशन को आप अवॉइड किए और बाद में फिर N1V1 इक्वल टू N2V2 करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन ये है, इस तरह से हम लोग ये करते हैं। ये सोल्यूशन बनना चाहिए सारे बच्चों को। और इस चीज़ का सिर्फ इतना ही नहीं, तो मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत तरह का जो लाइक और जो पर्टिकुलर अमाउंट का कंसंट्रेशन अगर बनाना पड़ेगा H2SO4 का भी बना सकते हैं। उसके अलावा HNO3 का भी बना सकते हैं। अलग अलग एसिड का ऑक्जेलिक एसिड है, अलग अलग एसिड का अलग अलग इसका जरूरत पड़ता है। तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक किया तो सारा गड़बड़ा जाएगा। बाद में फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। लिखिए कमर्शियली अवेलेबल सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% बाई मास एंड हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 1.83 ग्राम पर ml. What volume of concentrated acid is required to prepare 500 ml of N/20 मतलब 0.05 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम बात किए मतलब जो सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के टोटल 9 टाइप्स हुए और उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, और अलग अलग कंसंट्रेशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं हम लोग मास परसेंटेज से, वॉल्यूम परसेंटेज से, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज से, स्ट्रेंथ से, ppm से, उसके बाद मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी से।
और एक मास फ्रैक्शन भी होता है। तो मास फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो नॉर्मेलिटी है और पीपीएम का भी यूज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का अलग अलग जो पढ़ाई कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगा, जो थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल में भी, और जो आगे चल करके जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगा।